पाकिस्तान डिक्टेटरशिप के अंधेरों में डूबा हुआ था। पार्लियामेंट अपने तमाम अरकान समेत मुअत्तल थी। सियासत गुनाह थी, जलसे जुलूस जुर्म बन चुके थे। नवाज शरीफ अटक जेल में बंद थे और उनके खिलाफ बनाया गया हेलीकॉप्टर साजिश केस तकरीबन उसी तेजी से चलाया जा रहा था जैसे 8 फरवरी से पहले इमरान खान का तोशा खाना और इद्दत केस चलाए गए। खबरदार, मेरी चादर का ख्याल करो। बाहर मौजूद पार्टी बुरी तरह टूट-फूट का शिकार थी। आधे लोग लोटे बन चुके थे और बाकी मफरूरी काट रहे थे। तकरीबन सब कुछ वैसा ही था जैसा आजकल है, मगर सिर्फ एक फर्क था, कुलसूम नवाज आजाद थी। गामा पहलवान की इसी नवासी ने मुशर्रफ की नाक में दम कर रखा था। ऐलान कर दिया था कि वो 8 जुलाई को बजरिया जीटी रोड लाहौर से पेशावर तक लॉन्ग मार्च निकालेंगी। हजारों पुलिस एहलकार मॉडल टाउन में उनके घर को एक रात पहले ही मुहासरे में ले चुके थे। आने जाने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें और नाके लगा दिए गए। बस कंटेनरों की कमी थी। मैसेज वॉज क्लियर, कुलसूम नवाज घर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। कुलसूम नवाज टोयोटा करोला रजिस्ट्रेशन नंबर LXJ 1991 में नाकाबिले यकीन तौर पर पुलिस वालों को चकमा देकर लाहौर की सड़कों पर आ गई। गाड़ी में इनके साथ जावेद हाशमी भी थे। जी, वही जावेद हाशमी जिन्हें आज नून लीग में कोई मुंह नहीं लगाता। फिर क्या था, सायरन बजने लगे। लाहौर की सड़कों पर पुलिस चेस शुरू हो गया। बिलाखिर केनाल रोड पर पुलिस मोबाइल्स ने गाड़ी को घेर लिया और फिर वो लम्हा आया जो तारीख बन गया। बेगम कुलसूम नवाज ने गाड़ी के शीशे ऊपर किए, दरवाजे लॉक किए और पुलिस वालों से कह दिया, मैं बाहर नहीं आऊंगी। जुलाई की शदीद गर्मी, बंद गाड़ी, अंदर एक औरत अकेली मगर बेखौफ। पुलिस सख्ते में थी, इनके पास ताकत थी, इख्तियार था, फिर भी शीशे तोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार एक क्रेन बुलाई गई और फिर लाहौरियों ने वो मंजर देखा जो तारीख में अमर हो गया। साबिक खातून अव्वल की गाड़ी हवा में मौल्लक थी और वो खुद अंदर बैठी मुस्कुरा रही थी, विक्ट्री का निशान बना रही थी। गाड़ी को पुलिस कंपाउंड ले जाया गया। मैकेनिक दरवाजे खोलने की कोशिश करते रहे। एक एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय थी क्योंकि गर्मी जानलेवा भी हो सकती थी। वैसे आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि उस जमाने में पंजाब पुलिस कितनी शरीफ थी, आजकल का दौर होता तो। खैर, कुलसूम नवाज का यह अनोखा एहतजाज 10 घंटे तक जारी रहा। उस दिन उनके साथ कोई बड़ा हुजूम नहीं निकला, लेकिन उन्होंने अकेले खड़े होकर यह साबित कर दिया कि मज़ाहमत के लिए अक्सरियत नहीं, इरादों की जरूरत होती है। 2006 में जब नवाज शरीफ लंदन जा चुके तो शफी नकी जामी ने इनसे सवाल किया कि मियां साहब, बेगम साहिबा आपसे अच्छा बोलती हैं, आपसे बेहतर स्ट्रेटजीज बनाती हैं, तो फिर आजकल वो कहाँ है? इसमें कोई शक नहीं कि कुलसूम नवाज ने जो जद्दोजहद और मज़ाहमत की, आज के नौजवान उससे नावाकिफ हैं। लेकिन हमारी आज की ये कहानी कुलसूम नवाज के बारे में नहीं, आज की कहानी कुलसूम नवाज की बेटी के बारे में है। लेकिन कहानी का आगाज हमने कुलसूम नवाज से इसलिए किया कि ये माँ बेटी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि अगर लड़की को देखना है तो उसकी माँ को देखो, क्योंकि द एपल नेवर फॉल्स फॉर फ्रॉम द ट्री। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस हुकूमत को पहले घर जाना। अस्तीफे इनके मुंह पर मारे, खून न रहा में। ये बाजू आपके आजमाए हुए हैं। आज की कहानी मरियम नवाज की कहानी है, जिसने अपनी जुर्रत, बेबाकी और शोला बयानी से ताकत के बुलंद तरीन ऐवानों को हिला कर रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उसका साया इतना बड़ा होने लगा था कि उससे कई बड़े और ताकतवर बाप और चचा भी उसके पीछे कहीं गुम होते जा रहे थे। लेकिन फिर सब यही बता दूं क्या? एक सेकंड जरा इसको काटे। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे मरियम नवाज की। आपसे एक दरख्वास्त है और एक सवाल भी। दरख्वास्त तो यह है कि आपने ये पूरी वीडियो 1 गो में देखनी है, और सवाल यह है कि आप मैकेनिक, मिस्त्री, टेलर जैसी सर्विसेज के लिए तो खुशी खुशी पैसे खर्च करते हैं, लेकिन सच क्यों फ्री में सुनना और देखना चाहते हैं? याद रखें, सच की भी एक कीमत होती है, और पाकिस्तान में तो सच बहुत ही शॉर्ट है बॉस, इसलिए यहां तो इसकी बहुत ही ज्यादा कीमत है। रफ्तार ये कीमत कई सालों से अदा कर रहा है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें पैट्रियन पर भी ज्वाइन कीजिए। तो चले शुरू करते हैं।
ढाका में ऑपरेशन सर्च लाइट पूरे जोरों शोर से जारी था, मगर उधर लाहौर में मियां मोहम्मद शरीफ अपने बड़े बेटे की शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, क्योंकि बेटा सिर्फ बड़ा नहीं, लाडला भी था। सुहेल वराइच अपनी किताब गद्दार कौन में एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। वो बताते हैं कि अक्सर मियां शरीफ अपने तीनों बेटों के साथ एक खेल खेलते। वो 50, 25 और 10 पैसे के सिक्के अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते और फिर बेटों से कहते कि जो मेरी मुट्ठी खोल लेगा सिक्का उसका। नवाज शरीफ बताते हैं कि जब इनकी बारी आती तो अब्बा मुट्ठी ढीली कर देते। खैर, बैक टू द वेडिंग। दोनों खानदान एक दूसरे को पहले से जानते थे। शादी मुकम्मल तौर पर अरेंज थी। शादी की खुशी के अगले ही साल शरीफ खानदान पर कयामत टूट पड़ी। भुट्टो ने नेशनलाइजेशन प्रोग्राम के तहत मुल्क की तमाम छोटी बड़ी सनतों को अपने कब्जे में ले लिया। अरबोपति लोग रातों रात सड़कों पर आ गए। मियां शरीफ का इत्तेफाक फाउंड्री भी इनसे छीना जा चुका था और अब इसका नाम बदलकर लाहौर इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री रख दिया गया था। इनकी 25 साल की मेहनत पर पानी फिर चुका था। डिप्रेशन और लॉस के जमाने में अल्लाह ने 28 अक्टूबर को नवाज और कुलसूम को एक बेटी से नवाजा। मियां मोहम्मद शरीफ दादा बन गए। बच्ची का नाम रखा मरियम नवाज। मरियम की पैदाइश के साथ ही घर का माहौल बदल गया। फैमिली का पहला बच्चा होने की वजह से मरियम नवाज ने घर के हर फर्द से जी भर के मोहब्बतें समेटी। हर कोई इस बच्ची के नाज नखरे उठाने के लिए तैयार रहता। नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज ने एक इंटरव्यू में खुद कहा, मरियम की पैदाइश हमारे घराने की पहली बड़ी खुशी थी। बेटियां अपना मुकद्दर साथ लेकर आती हैं, बिल्कुल दुरुस्त, मगर यहाँ तो लगता है कि मरियम नवाज अपने साथ अपने वालिद का मुकद्दर भी लेकर आई थी। अभी वो 4 साल की ही थी कि जिया ने इक्तदार में आकर इत्तेफाक फाउंड्री शरीफ खानदान को वापस कर दी और फिर 3 साल बाद बगैर किसी सियासी तजुर्बे के मुल्क के सबसे बड़े सूबे के खजाने की चाबियां इनके वालिद नवाज शरीफ के पास आ गईं और फिर अगले 40 सालों तक शरीफ खानदान पंजाब की सियासत पर छाया रहा। मरियम नवाज ने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट जेसेस एंड मैरी स्कूल से हासिल की। इस दौरान 1985 में गैर जमाती इलेक्शन के नतीजे में पहली बार नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला भी बन गए। फिर क्या था, शरीफ खानदान की प्रिंसेस तख्ते लाहौर की शहजादी कहलाने लगी और शहजादी तो फिर शहजादी ही होती है। यही वो जमाना था जब मरियम नवाज को अपनी जिंदगी की पहली कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। मीरा फेलबूस थी हमारी कनेड कॉलेज की। अच्छा, प्रिंसिपल। वो दाखिले के लिए आई। मीरा ने कहा कि जी आपके जो नंबर है वो इतने नहीं है, हमारे पास तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। फिर उसने अपने वालिद से कहा, वो सब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, देखे ये मीरा फेलबूस ने मुझे सीट ही नहीं दी, तो उन्होंने उनको मअतल कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे उनकी मजाल कैसे हुई कि उन्होंने मेरी बेटी को सीट नहीं दी। बिलाखिर मरियम नवाज ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से इंटर कर लिया। मरियम नवाज डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन लाहौर के किंग एडवर्ड कॉलेज के लिए इस बार भी नंबर पूरे नहीं थे। कैंडिडेट कॉलेज के जले हुए नवाज शरीफ ने इस बार कोई रिस्क ना लेने का फैसला किया। पहले इनका दाखिला आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में करवाया गया और फिर कुछ अरसे बाद प्लान के मुताबिक मरियम का तबादला किंग एडवर्ड कॉलेज लाहौर में करवा दिया गया। लेकिन मरियम के सर से डॉक्टर बनने का जुनून अब उतर चुका था और मेडिकल पढ़ाई इनके लिए खासी मुश्किल साबित हो रही थी। 1992 में मरियम ने लैब कोट उतारा और आर्ट्स एजुकेशन की तरफ चली गईं। बिलाखिर पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। सदर गुलाम इसहाक खान बेनजीर हुकूमत पर 58 टूबी का हथौड़ा चलाने के बाद मुस्तफा चतोई को अबूरी वजीर आजम नामजद कर चुके थे। अब वजीर आजम जमहूरी हो या अबूरी, इसका प्रोटोकॉल तो पूरा ही होता है। इसलिए जतोई साहब के लिए भी एक एडी कैंप या एडीसी या फिर आम अल्फाज में असिस्टेंट तैनात किया गया। एडीसी को वजीर आजम हाउस में जो कमरा मिला, इसमें अलमारी नहीं थी। उसने अमले से अलमारी की दरख्वास्त की। जो अलमारी उन्हें मिली वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जेरे इस्तेमाल रही थी। अलमारी में ताले लगे थे, जिन्हें खोला गया तो इसमें बेनजीर भुट्टो की खानदानी तस्वीर के कुछ एल्बम्स और हीरे की अंगूठी और कुछ कीमती जेवरात मिले। एडीसी ने ये सारी चीजें वजीर आजम हाउस के मिलिट्री ऑफिस तक पहुंचाई, जिन्होंने इसे बेनजीर भुट्टो तक पहुंचा दिया। बेनजीर भुट्टो इस पर बहुत खुश हुई। जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो ये बात इन तक भी पहुंचाई गई और फिर नवाज शरीफ को एडीसी की ये ईमानदारी इतनी पसंद आई कि उन्होंने ना सिर्फ इसे अपना एडीसी बनाया बल्कि कुछ अरसे बाद अपना दामाद ही बना लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन सफदर की। दिल जुड़ा हुआ है सर? जी बहुत ज्यादा। कितना सर? बस यहाँ धड़कते हैं तो पंपिंग वहाँ हो जाती है, वहाँ धड़कते हैं तो पंपिंग यहाँ हो जाती है।
बेटी से नवाज शरीफ के ताल्लुक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने शादी भी अपने पैदाइश के दिन यानी 25 दिसंबर को रखी। शादी के 34 साल बाद आज मरियम की पर्सनैलिटी और कपड़े तो खबरों और कमेंट्री का मरकज बने रहते हैं, लेकिन कैप्टन सफदर कहीं पसे मंजर में जा चुके हैं। वो बताते हैं कि हमेशा से ऐसे नहीं थे। बकौले कैप्टन सफदर जब वो वर्दी पहनकर मानसहरा जाया करते थे तो मानसहरा की औरतें उन्हें देखने के लिए छतों पर चढ़ जाया करती थी। आप हल्का ले रहे हैं हमारे कैप्टन साहब को। कैप्टन सफदर के अल्फाज हैं कि शादी के बाद बेगम कुलसूम नवाज ने उन्हें बताया कि मरियम के लिए सरमायादारों और सियासतदानों के घरों से बहुत उम्मीदवार थे, लेकिन हमें अमीर खानदान की तलाश नहीं थी, हमें तो अच्छे और शरीफ लोग चाहिए थे, सो हमने तुम्हें मुंतखब किया। एकरों पर मुश्तमिल हवेली से उठकर छोटे से घर में दुल्हन बनकर जाना मरियम के लिए कैसा तजुर्बा था? बहू की हैसियत से इनका ससुराल में क्या किरदार था? कैप्टन सफदर इन सारे सवालात के जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास 1000 सीसी सुजुकी कार थी। मुझे अंदाजा था कि ये सब मरियम के लिए बहुत मुश्किल है, मगर इसने गुजारा किया। मरियम मानसहरा में 10 मरले के मकान में आम औरतों की तरह जिंदगी गुजारती रही। मेरी वालदा का बहुत ख्याल रखती थी, बावर्ची खानी में काम करती थी, वालदा के बालों में तेल लगाती और फिर अपने हाथों से उन्हें कंघी करती थी। मरियम नवाज कभी सियासत में आएंगी शुरू में तो शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था। शरीफ खानदान की शनाख्त एक रिवायती पंजाबी और कश्मीरी खानदान की थी, जहां खवातीन को आम तौर पर सियासी और कारोबारी मामला से दूर ही रखा जाता है। बाज घरानों में पर्देदारी का भी मजबूत तस्वुर है। अगरचे मरियम नवाज ने कभी रिवायती पर्दा नहीं किया, स्कूल के जमाने से लेकर कॉलेज तक इनकी तस्वीरें देखें, इसलिए नवाज शरीफ के पहले दोनों अदवार में उन्हें कभी सियासत पर बात करते नहीं देखा गया। लेकिन फिर 12 अक्टूबर हो गया। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. 12 अक्टूबर की रात जहां शरीफ बरादरान को गिरफ्तार करके अडियाला शिफ्ट किया गया, तो वहीं कुलसूम और मरियम नवाज को हिरासत में लेकर अगले 1 महीने तक हाउस अरेस्ट में रखा गया। बिलाखिर सऊदी हुक्मरानों की दरखास्त पर नवंबर 1999 में उन्हें रिहाई मिली, लेकिन दोनों माँ बेटी खामोश नहीं बैठी। एक तरफ कुलसूम नवाज ने जमहूरियत का झंडा उठाया तो मरियम नवाज भी पहली बार मंजर आम पर आ गई। I'm Maryam. I'm the elder daughter of deposed Prime Minister. I would not rather say deposed. He is the Prime Minister. वालिद और चचा की गिरफ्तारी का क्राइसिस मरियम नवाज के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया। If he has, imprisoned Nawaz Sharif for no reason, why are all the other family members? Why are they suffering? अगले 12 महीनों में उन्हें पावर कॉरिडोर और सियासी मैदान का ऐसा एक्सपोजर मिला जो आगे चल के इनके बहुत काम आया। दिसंबर 2000 में मरियम अपने वालिद और खानदान के 22 अफराद के साथ सऊदीया चली गई। रात के अंधेरे में हम फरार होके नहीं जा रहे, हमें इस मुल्क से निकाला जा रहा है। दो 2007 में शरीफ बरादरान की मुल्की सियासत में वापसी हो गई। अगले ही साल शहबाज शरीफ तो एक बार फिर वजीर आला पंजाब बन गए, लेकिन नवाज शरीफ की तीसरी वजारत उज़्मा अभी कुछ फासले पर। नवाज शरीफ को 4 साल 4 सदियां लगने लगे थे, इसलिए उन्होंने 2011 में काला कोट पहना और पीपी हुकूमत गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और यही वो साल था जब नवाज शरीफ ने मरियम को सियासी जानशीन के तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया। एक बड़ी तकरीब में बाज़ाब्ता मरियम से पार्टी के नायब सदर का हलफ लिया गया। ये पार्टी रहनुमाओं के लिए एक पैगाम था कि आने वाले वक्तों में यही इनकी लीडर होगी। मरियम की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस ट्रेनिंग के लिए एक मास्टर की भी जरूरत थी, और इस काम के लिए नवाज शरीफ ने अपने बाएतमाद साथी परवेज रशीद का इंतखाब किया। मरियम की सियासत जो नवाज शरीफ साहब की सियासत का तसलसल है, उनकी बातों से नवाज शरीफ की बातों की खुशबू आती है। परवेज रशीद अक्सर मरियम नवाज के साथ जलसों और दीगर अवामी प्रोग्रामों में शरीक होते। मरियम क्या बोलती हैं, कैसे बोलती हैं, एक एक लफ्ज का जायजा लेते और फिर अपना फीडबैक देते। मरियम नवाज के इब्तदाई बयानात में जो अदबी अंदाज मगर मजबूत और नपातुला लहजा दिखाई देता है, वो परवेज रशीद का ही सिखाया हुआ है। मरियम नवाज इसका एतराफ भी खुद करती हैं। मरियम के अल्फाज हैं, परवेज साहब इन लोगों में से हैं जिन्होंने मुझे सियासत में तहम्मुल, दलील और लफ्जों का इंतखाब करना सिखाया। मैं परवेज रशीद साहब से, हर रहनुमा की जानिब से मैं उनको दरखास्त करती हूँ कि जिस तरह उनको जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाया गया, मैं उनसे ये दरखास्त करती हूँ कि मेरी जगह स्टेज पर आकर बैठें प्लीज।
2012 में पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज के तहत एक प्रोग्राम का आगाज किया। मकसद ये था कि खवातीन को ज्यादा बाइख्तियार बनाया जाए। मरियम नवाज इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ कॉलेजेस और तालीमी इदारों में जाने लगी और फिर 2013 में नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बन गए। Honorable Mia Mohammad Nawaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. तख्ते लाहौर की शहजादी अब इस्लामाबाद पहुंच चुकी थी और मरियम का एम्बिशन और एग्रेशन मुखालिफिन से ज्यादा नून लीग के बड़े बड़े रहनुमाओं को डराने लगा था। सवालात हो रहे थे कि वो शरीफ खानदान जो आम तौर पर अपनी खवातीन को सियासत से दूर रखता था, मरियम नवाज के बारे में इसने ये रिवायत क्यों तोड़ी। आखिर नवाज शरीफ ने सियासत के लिए अपने बेटों, भतीजों या अपने फर्मा बरदार भाई को छोड़कर अपनी सियासी गद्दी पर मरियम नवाज ही को क्यों बैठाने का फैसला किया। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन एक बात बहुत क्लियर थी, नवाज शरीफ चाहते थे पार्टी किसी ऐसे फर्द के पास रहे जो खानदान का हो, इनके सियासी बयानिए को कामयाबी से लेकर चले, मजबूत, तेज दिमाग और कमिटेड हो। लड़ना पड़े तो लड़े और वक्ती फायदे के लिए समझौता करना पड़ जाए तो जरा भी ना शर्माए। और हाँ, जलसों में कारकुनों का खून गरमाना भी इसे आता हो। नवाज शरीफ जहां खड़ा हो जाता है जलसा हो जाता है। नवाज शरीफ का साथ दोगे, अपनी तरक्की का साथ दोगे। नवाज शरीफ ने सब्र किया, सारी चालें खलाई मखलूक पे उलट गई। मीको मिकावाली का कौल है कि हुक्मरान के लिए ये जरूरी नहीं कि वो काबिल हो, मगर ये जरूरी है कि वो काबिल नजर आए। मरियम नवाज में उन्हें ये तमाम खूबियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन एक इशू और भी था। नवाज शरीफ इलेक्शन तो जीत गए थे, लेकिन नौजवानों में इमरान खान की मकबूलियत से परेशान थे। सोशल मीडिया पर कौमे यूथ ने हुकूमत की नींदें हराम कर रखी थी। नून लीग को भी एहसास हो रहा था कि जमाना तेजी से बदल रहा है, पुराने सियासी हरबे अब काम नहीं आने वाले। सोशल मीडिया के मुहाज पर बयानिए की जंग लड़ना पड़ेगी। और फिर नवाज शरीफ ने वही किया जो उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, खजानों का मुंह खोल दिया। उन्होंने नौजवानों के लिए अकरबा परवरी और करप्शन से पाक 100 अरब रुपए के कर्जों का ऐलान कर दिया और अकरबा परवरी से पाक इस यूथ लोन प्रोग्राम का चेयरपर्सन बनाया गया मरियम नवाज को। 10 करोड़ 80 लाख जो यूथ है इस मुल्क के अंदर, उनको कोई 1 रुपया भी कर्जा देने वाला नहीं है। जो कुछ इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर क्या था, पीटीआई तैनाती के पीछे पड़ गई। सवाल उठाया गया कि मरियम नवाज की क्या काबिलियत है, उन्हें क्यों इस अहम ओहदे पर बैठाया गया है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और जानते हैं वो कौन से जज थे जिनके सामने मरियम नवाज का केस लगा? जी हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह। वही मंसूर अली शाह जिनका रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई। वैसे शरीफ खानदान वाली डॉक्यूमेंट्री में ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि शरीफ खानदान भूलता नहीं है। खैर, 12 नवंबर को समाअत के दौरान जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कह दिया चेयरपर्सन को तब्दील तो करना पड़ेगा। समाअत के दौरान जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मरियम नवाज की तालीमी इसनाद अदालत में पेश की तो जज साहब ने सवाल किया, ये पीएचडी की डिग्री असल है या एजाजी? जिस पर उन्होंने ये कहते हुए डिग्रीज वापस ले ली कि ये मालूमात उन्होंने इंटरनेट से ली थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मरियम नवाज के डिग्रियों के कॉम्बिनेशन यानी एमए इंग्लिश लिटरेचर विद पीएचडी इन पॉलिटिक्स पर भी हैरत का इजहार किया। पीएचडी वाला मामला उस वक्त बिल्कुल क्लियर हो गया जब मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन में सिर्फ अपनी मास्टर्स की डिग्री जमा करवाई और पीएचडी का कोई जिक्र नहीं किया। खैर, मरियम नवाज को यूथ लोन प्रोग्राम छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर उन्हें एक अनऑफिशियल पीएम हाउस स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल का इंचार्ज बना दिया गया। कौन से गेस्ट आएंगे, वो क्या बोलेंगे और सबसे बढ़कर किस चैनल को कितने सरकारी इश्तेहारात मिलेंगे, इन तमाम चीजों के फैसले मरियम नवाज करने लगी। मरियम नवाज की इस मीडिया मैनेजमेंट का बड़ा इम्तिहान उस वक्त हुआ जब 14 अगस्त 2014 को इमरान खान और ताहिरुल कादरी को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। ये पाकिस्तानी मीडिया के लिए एक अनोखा इवेंट था। इमरान खान की व्यूअरशिप आसमान को छू रही थी। तमाम चैनल्स एक से बढ़कर एक जावियों से धरनों की कवरेज करने लगे। 126 दिन के धरनों में कई दिन तो ऐसे भी आए जब धरनों में आवाम से ज्यादा रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन्स मौजूद होते। मैंने फैसला किया कि कल मैं सबसे आगे निकलूंगा।
इस नॉन स्टॉप कवरेज को काउंटर करने के लिए मरियम नवाज ने अपने मीडिया सेल और सरकारी इश्तिहारात का जबरदस्त इस्तेमाल किया। एक बार फिर खजानों के मुंह खोल दिए गए। पहले साल 1.8 बिलियन का एड स्पेंड करने वाली वफाकी हुकूमत ने अगले 2 सालों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 8 अरब से ज्यादा बांट दिए। लेकिन फिर भी मरियम नवाज खुश नहीं थी, जिसका इजहार उन्होंने अपनी एक लीक ऑडियो में किया। आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले साथी हैं। बिल्कुल। और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। शायद यही मीडिया मैनेजमेंट थी जिसने इमरान खान के धरनों को इनके लिए एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट में तब्दील कर दिया। अगर आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा उन्हें फेस सेविंग प्रोवाइड ना करता तो न जाने वो कब तक डी चौक पर बैठे रहते। वैसे भी इनकी जिद के बारे में तो अब सारा पाकिस्तान जानता है। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Absolutely not. खैर, साल खत्म होने से पहले इमरान खान घर वापस जा चुके थे। आने वाला साल नवाज शरीफ का साल साबित हुआ। अप्रैल में चीनी सदर शी जिनपिंग इस्लामाबाद आए, सीपैक मुआहदे हुए और फिर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमीशन ने इमरान खान के 35 पंचर वाले दावों से हवा निकाल दी। और फिर उसी कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर मियां साहब लाहौर में एक ऐसा काम कर गए जिसने पिंडी वालों को शदीद परेशान कर दिया। तो किस्सा कुछ यूं है कि सियासी मैदान में गर्मा गर्मी कम हुई तो मरियम नवाज ने तवज्जो फैमिली की तरफ की और इसी साल दिसंबर में उन्होंने अपनी बड़ी बेटी मेहरुन्निसा की शादी फिक्स कर दी। बेटी की शादी भी नाना के बर्थडे और माँ की शादी वाले दिन यानी 25 दिसंबर को रखी गई। शादी क्या थी, ये एक रॉयल इवेंट था। मुल्क का हर बड़ा आदमी पंडाल में मौजूद था। लेकिन फिर अचानक मुल्क के बाहर से भी एक बहुत ही बड़ा आदमी पंडाल में पहुंच गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी काबुल में भारतीय फंडेड पार्लियामेंट बिल्डिंग का इफ्तिताह करने के बाद वापस नई दिल्ली जा रहे थे। नाकाबिले यकीन सूरत हाल थी। नवाज शरीफ हैड डन इट अगेन। 99 में वाजपेयी को लाहौर लाने के बाद अब नवाज शरीफ मोदी जैसे कट्टर सियासतदान को भी लाहौर लाने में कामयाब हो चुके थे। Indian Prime Minister is in Pakistan after 11 years. To meet with his Pakistani counterpart Nawaz Sharif. ये खबर ग्लोबल हेडलाइन बन गई। किसने क्या कहा, क्या तोहफे तोहफे दिए गए, क्या लिए गए, एक एक चीज पर कमेंट्री होने लगी। खास तौर पर मोदी की जानिब से शरीफ खानदान को गिफ्ट की गई पिंक पगड़ी का तो बहुत ही चर्चा हुआ। लेकिन मोदी के भारत में लैंड करने से पहले पाकिस्तान में एक तूफान आ गया और वाजपेयी के दौरे की तरह मोदी के दौरे के साथ ही नवाज शरीफ के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। 7 मार्च 2016 की रात 10 बजे मामूल के मुताबिक एक्सप्रेस न्यूज पर जावेद चौधरी के शो का आगाज हुआ। अमूमी तौर पर जावेद चौधरी के शो में गेस्ट पैनल हुआ करता था, लेकिन आज पैनल नहीं था। आज वो एक सिंगल गेस्ट के साथ प्रोग्राम कर रहे थे। एक इंतहाई अनयूजुअल गेस्ट, ऐसा गेस्ट जो आज से पहले शायद ही किसी पाकिस्तानी या बैनुल अक़वामी चैनल पर बात करने आया था। वो मेहमान थे नवाज शरीफ के बड़े बेटे हुसैन नवाज। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। लेकिन हुसैन नवाज ने तो मुशर्रफ के आमियत के दौर में भी कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिए। उनका तो शरीफ खानदान की सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो फिर जावेद चौधरी ने उन्हें क्यों बुलाया था? पहले कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं और फिर एक सवाल हुआ। लंदन में प्रॉपर्टी है आप? जी, लंदन में प्रॉपर्टी है जी। वो कंपनीज कौन सी हैं सर जो आपने लंदन में बनाई? ऑफशोर कंपनीज हैं आपकी? जी बिल्कुल, ऑफशोर कंपनीज हैं जी। इंटरव्यू के दौरान एक मौके पर हुसैन नवाज और जावेद चौधरी के दरमियान काफी बहस भी हो गई। बहरहाल इंटरव्यू खत्म हुआ और बात आई गई हो गई। वो कहते हैं ना कि हाइंडसाइट में हर कोई आइंस्टाइन होता है, ऐसा ही कुछ मामला यहाँ भी है। हुसैन नवाज का ये इंटरव्यू दरअसल पेशबंदी था एक ऐसे तूफान के खिलाफ जो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर सियासी खानदान की जड़ें हिलाने वाला था। और फिर हुसैन नवाज के इंटरव्यू के ठीक 25 दिन बाद 3 अप्रैल को वो तूफान आ गया। Panama Papers, the massive document leak contains allegations of money laundering and tax evasion. 11 million leaked documents. 140 politicians and public officials. इमरान खान की डूबती कश्ती को तिनका नहीं, पनामा का पूरा जजीरा मिल गया। खास तौर पर मरियम नवाज का 5 साल पहले जियो न्यूज पर सना बुच्चा को दिया गया इंटरव्यू बार बार
हर चैनल में चलाया जाने लगा। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सिर्फ 4 साल बाद एक और वजीर आजम कटहरे में था। बस गिलानी की जगह नवाज शरीफ थे और नवाज शरीफ की जगह खड़े थे इमरान खान। बड़ी खबर जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया गया है। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। कियानी दौर से शुरू होने वाली कबूलियत बाजवा तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो चुकी थी। मुझे क्यों निकाला आपने मुझे? शरीफ खानदान एक बार फिर मातूब हो चुका था एंड द हनीमून वॉज ओवर। मामला नवाज शरीफ का था, लेकिन अपोजिशन की तमाम तर बंदूकों का रुख मरियम नवाज की तरफ उस वक्त हो गया जब इनकी जानिब से 2006 के जमा कराए गए दस्तावेजात में कैलबरी फॉन्ट के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। अदालत को बताया गया कि कैलबरी फॉन्ट तो आया ही 2007 में था, तो मरियम नवाज डॉक्यूमेंट्स में इसका इस्तेमाल 1 साल पहले कैसे कर सकती है? एक ही सवाल किया जा रहा है और वो है कि ये कैलिबरी क्या है? ये कैलिबरी मरियम नवाज के लिए जो सबसे बड़ी इसमें लीगल हेडेक है जी, वो ये कैलिबरी फॉन्ट वाली है। ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। फिर क्या था? पीटीआई ने मरियम नवाज को कैलबरी क्वीन या कैलबरी प्रिंसेस जैसे अलकबात देना शुरू कर दिए। एक खातून होने की वजह से बहुत से लोगों का ख्याल था कि इस तरह की तनकीद और सियासी हमलों के बाद मरियम नवाज बैकग्राउंड में चली जाएंगी, मगर ये आवाजें सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी आने लगी थी। चौधरी निशान ने एक बड़ी मीटिंग में कहा, पार्टी फैसले किसी सियासी काउंसिल में होने चाहिए, मीडिया टीम के कमरे में नहीं। चौधरी निशान ने 10 फरवरी 2018 को टैक्सला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां तक कह दिया कि वो बच्चों के अंडर काम नहीं कर सकते। उनके अल्फाज थे, आई कैन नॉट प्ले पॉलिटिक्स अंडर द लीडरशिप ऑफ चिल्ड्रन। मतलब मैं बच्चों के नीचे तो सियासत नहीं कर सकता ना, एक बंदे की डिग्निटी होती है, इसमें कौन सी इसमें तनकीद का कौन सा पहलू है? सवाल पूछा गया, आप मियां नवाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैंने कहा कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। मरियम नवाज के नीचे कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं कर सकता। इसमें कौन सी गलती है यार? जाहिर है ये चिल्ड्रन मरियम नवाज के अलावा और कौन हो सकता था? शाहिद खाकान अब्बासी खुद मानते हैं कि नून लीग से इनकी अलहदगी की वजह मरियम नवाज थी। इनके अपने अल्फाज हैं, मरियम नवाज को काम की आजादी मिलनी चाहिए। मेरी मौजूदगी में इनके लिए और मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाता, इसलिए मुझे रास्ते अलग करना पड़े। अगरचे ये दौर नून लीग पर खासा मुश्किल साबित हो रहा था, मगर ये तो अभी शुरुआत थी। असल मुश्किलात का दरिया तो अभी आने वाला था। 1 अगस्त को शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठा लिया। बाप के साथ साथ बेटी को भी पीएम हाउस छोड़ना पड़ा। 6 अगस्त 2017 को नून लीग का इस्लामाबाद में इजलास हुआ। मरियम भी इजलास में शरीक थी। नवाज शरीफ चाहते थे अपनी नाअहली के खिलाफ बजरिया जीटी रोड एहतजाज करते हुए लाहौर जाएं। कुछ लोगों ने इस फैसले की मुखालिफत की और उन्हें खामोशी से मोटरवे के जरिए लाहौर जाने का मशवरा दिया ताकि एस्टेब्लिशमेंट नाराज ना हो, मगर यहाँ मरियम नवाज ने मफाहमत के बजाय मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। फैसला हो गया, मियाँ साहब जीटी रोड से ही इस्लामाबाद जाएंगे और यहाँ से आगाज हुआ मरियम के सियासी कैरियर के सबसे धुआंधार इनिंग्स का। मुझे क्यों निकाला आपने मुझे? क्यों निकाला के अल्फाज तो यकीनन परवेज रशीद साहब के थे, लेकिन इस पूरी कैंपेन की मीडिया कवरेज और प्लानिंग मरियम नवाज के हाथ में थी। नाअहली से जख्मी शेर जीटी रोड पर जगह जगह धार रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। शरीफ खानदान के साथ भी कुछ यही हुआ। 23 अगस्त 2017 को मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया, इंकशाफ किया कि इनकी वालदा खून के कैंसर में मुब्तला हैं, लेकिन ये सियासत बड़ी बेरहम होती है। 3 हफ्तों बाद 17 सितंबर को नवाज शरीफ की नाअहली से खाली होने वाली NA 120 पर ज़मनी इंतखाब था। वैसे तो ये नवाज शरीफ की होम सीट थी, लेकिन इस बार हवाओं का रुख देखकर नून लीग ने कोई भी रिस्क ना लेने का फैसला किया। मियाँ साहब की जगह कुलसूम नवाज को मैदान में उतार दिया गया। 17 सितंबर को लाहौर में शेर बोलेगा इंशाल्लाह। पीटीआई की तरफ से नवाज शरीफ की रिवायती हरीफ यास्मीन राशिद मैदान में थी। कुलसूम नवाज की खराब तबीयत की वजह से पूरी कैंपेन मरियम नवाज ने चलाई। इलेक्शन के दिन ज़मनी इंतखाब के लिहाज से टर्न आउट भी ठीक ठाक था। यही नहीं, कुछ दिन बाद लोधरा में भी ज़मनी इंतखाब हुआ, वहां भी नून लीग को फतह हासिल हुई। लेकिन नवाज शरीफ को सिर्फ इंतखाबी नहीं, अदालती जंगों का भी सामना था।
नैब कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह के फैसले इनके खिलाफ आ रहे थे। प्रोजेक्ट इमरान वॉज इन फुल स्विंग। मियां साहब जानते हो साडी बारी आंदे हो ना। लेकिन उधर लंदन में कुलसूम नवाज की तबीयत भी बिगड़ रही थी और फिर केयर टेकर सेटअप आने से कुछ दिन पहले मरियम नवाज अपनी वालिदा के पास लंदन चली गईं। पिछले 15 सालों में बहुत कम ऐसा हुआ है कि बयानिए की जंग में किसी हरीफ ने इमरान खान को टफ टाइम दिया हो, लेकिन अगस्त 2017 से जुलाई 2018 के दरमियान मरियम नवाज 2 बार ऐसा करने में कामयाब हुई और उस बयानिए का नाम था पूरे मुल्क में वोट को इज्जत दो के नारे लगने लगे, पसे पर्दा हाथों में पसीने आने लगे और फिर बिल्कुल 8 फरवरी की तरह 25 जुलाई से कुछ दिन पहले नवाज शरीफ को मैदान से मुकम्मल तौर पर बाहर करने का प्लान एक्शन में आ गया। 6 जुलाई को एवनफील्ड केस का फैसला आ गया। नवाज शरीफ को 10 और मरियम नवाज को 7 साल सजा सुना दी गई और फिर सेंटेंसिंग के ठीक 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक ऐसा वाकया हुआ जो बज़ाहिर नाकाबिले यकीन था। नाकाबिले यकीन इसलिए कि तमाम अदालतें मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ थी और ना तो वफाक और ना तो सूबे में इनकी हुकूमत थी। अमूमी तौर पर ऐसी सिचुएशंस में शरीफ खानदान पाकिस्तान का रुख ही नहीं करता, लेकिन 13 जुलाई सन 2018 को नवाज शरीफ और मरियम नवाज इत्तेहाद एयरवेज की फ्लाइट EY243 पर लंदन से लाहौर के लिए रवाना हो गए। लेकिन फ्लाइट में सिर्फ बाप बेटी नहीं थे, क्योंकि इस सफर में भी मरियम नवाज ने पूरी तरह सियासत का इस्तेमाल किया। साथ चलने वाला सहाफियों का काफिला कदम कदम की अपडेट्स, इंटरव्यूज और तस्वीरें मुसलसल पब्लिश कर रहा था और फिर लाहौर ने एक और तारीखी मंजर देखा। मियां नवाज शरीफ और मरियम लंदन से चलकर लाहौर पहुंच गए, लेकिन शहबाज शरीफ मॉडल टाउन से एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। तकरीबन रात के 8:45 पर एक ब्रेकिंग न्यूज चली। तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। लोगों का तजस्सुस आसमान पर पहुंच गया। चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि टीवी चैनल्स की पट्टियां फिर लाल हो गईं। सिक्योरिटी एहलकारों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को तैयारे से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया। लाहौर एयरपोर्ट पर एक तैयारा पहले ही तैयार खड़ा था। तैयारे ने परवाज भरी और सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जा उतरा। जो काम मुशर्रफ दौर में नहीं हुआ था, बाजवा दौर में हो गया। शरीफ खानदान की किसी खातून को पहली मर्तबा जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। बाप को 1421 और बेटी को कैदी नंबर 1422 अलॉट कर दिया गया। 25 जुलाई को इलेक्शंस हुए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कैद ने नून लीग को नुकसान के बजाय सियासी फायदा पहुंचाया। उन्हें पंजाब में बड़ी तादाद में सिंपैथी वोट मिला और तमाम तर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बावजूद तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन फिर महकमा ज़राअत की अनथक मेहनत और कोशिशों से भानमती का कुनबा तश्कील दिया गया और इस्लामाबाद में आइन से इमरान और लाहौर में आइन से उस्मान बुज़दार इक़्तिदार में आ गए। वैसे ही इस क्राइटेरिया पे तो वलीम खान भी पूरे उतरते हैं। खैर, इमरान खान ने 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया। 11 सितंबर को कुलसूम नवाज लंदन में इंतकाल कर गईं। इस मौके पर पीटीआई हुकूमत ने दोनों बाप बेटी को जनाजे और तदफीन में शिरकत के लिए पेरोल पर रिहा किया और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाओं को मुअत्तल करते हुए दोनों की रिहाई का हुक्म दिया। वो भी क्या जमाने थे, महीनों में केस भी लग गया, फैसला भी आ गया, रिहाई भी हो गई। अगर मैं वो जेल रह के ना आती तो मुझे नहीं पता था कि फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री हो सकते। बाथरूम साफ करने सीखे। जब मैं वापस आई तो मैं उनके पूरे बाथरूम चमक रहे थे। मैं उनको स्क्वीकी क्लीन छोड़ के आई थी। अच्छा। एवरी डे आई यूज्ड टू डू दैट। सियासी हलकों में यह बात बहुत आम है कि वो सियासतदान ही क्या जो अडियाला ना गया। मरियम नवाज ने यह मंजिल तय कर ली थी और औरत होने के नाते ये वाकई हैरान कुन कारनामा था। अडियाला यात्रा के बाद जब मरियम बाहर आई तो इनका सियासी कद और सीवी बहुत भारी हो गया। अब मरियम नवाज ने अपने सियासी मुखालिफ इमरान खान और बाजवा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सवाल कि जब एक फर्द वाहिद जिसका नाम जनरल फैज हमीद है हाई कोर्ट के सिटिंग जज के घर जाता है और उसको ये कहता है फलां बेंच ना बनाओ, तो क्या वो इदारे के वकार में इजाफा कर रहा है? नून लीग के जलसों में मियां दे नारे वजन दे तो लगते ही थे। अब तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज का नारा और ज्यादा जोरों शोर से गूंजने लगा। मेरी आवाज तेरी आवाज, मेरी आवाज तेरी आवाज।
दिसंबर में जब नवाज शरीफ एक बार फिर जेल चले गए तो अमली तौर पर नून लीग की क़यादत मरियम नवाज के हाथ में आ गई। वो फ्री नवाज शरीफ और वोट को इज्जत दो के बैनर तले बड़े बड़े जलसे जुलूस कर रही थी। साफ नजर आ रहा था कि नून लीग के कारकुन नवाज शरीफ के बाद अगर किसी को लीडर मानने को तैयार हैं तो वो मरियम नवाज है। यही वो जमाना है जब सहाफती दुनिया के बड़े बड़े नाम मरियम की तारीफ पर मजबूर हो गए। नून लीग के लत्ते लेने में मशहूर मारूफ सहाफी हसन निसार ने कहा, मरियम नवाज में वो जुर्रत है जो अक्सर मर्द सियासतदानों में नहीं। नुसरत जावेद ने कहा कि नून लीग ने अपनी सियासत को बदलते जमाने के साथ चलाना है तो मरियम नवाज ही इसकी कुंजी हैं। सुहेल वराइज ने उन्हें क्राउड पुलर के खिताब से नवाजा। मरियम जिस तरफ रुख करती हजारों कारकुन उनके गिर्द दीवानावार जमा हो जाते। दूसरी तरफ मुफाहमत के गुण गाने वाले शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज और कुछ नून लीगी रहनुमा देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपनाए हुए थे। नून लीग के मुफाहमत पसंद इन लीडरों का ख्याल था बाजवा ब्रिगेड पहले ही नून लीग को दीवार में चुनने को तैयार बैठी है, इनके खिलाफ बोलने का मतलब था बैल को लाल रुमाल दिखाना। लेकिन मरियम नवाज किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। वो खुद को निजाम की बागी सियासी रहनुमा साबित करने के लिए कुछ भी कर गुजरने पर तुली हुई थी। उनकी यही बहादुरी लीगी कारकुनों में मकबूलियत की वजह बन गई। कारकुन जी जान से मरियम की कॉल पर लब्बैक कह रहे थे। मरियम नवाज की एक ही दलील थी, मज़ामत होगी तो मफामत होगी। और फिर जुलाई 2019 में मरियम नवाज ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक तारीखी इंटरव्यू दिया। या तो कह दो कि हाँ मार्शल लॉ है, या तो कह दो कि टेक ओवर हो चुका है। इंटरव्यू क्या था जी? बाजवा एंड कंपनी के लिए क्लियर मैसेज था, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। मैसेज रिसीव हो गया। 20 दिन बाद मरियम नवाज की गिरफ्तारी की सूरत में इसकी रसीद भी फराहम कर दी गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अगस्त ही के महीने में वो फॉर्च्यून कुकी शरीफ खानदान के हाथ आ गया। बाजवा के एक्सटेंशन नोटिफिकेशन को लेकर इमरान बाजवा सेम पेज पर पहली दरार आ गई और मियां साहब पार्टी समेत इस दरार में दाखिल हो गए। शायद वो जानते थे कि इस सियासी बीमारी की दवाई भी उसी अत्तार के पास है जिसके सबब वो बीमार हुए थे। और फिर इलाज के साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। बात बनती गई और तबीयत बिगड़ती गई। अक्टूबर में मियां साहब जेल से बाहर आए। नवंबर की 4 तारीख को मरियम नवाज जमानत पर रिहा हुई और फिर 19 नवंबर को नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन चले गए। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। नए साल का आगाज कौमी असेंबली से बाजवा की एक्सटेंशन के साथ हुआ, लेकिन फिर कोरोना वायरस आ गया। मईशत, सियासत सब कुछ रुक गया। सितंबर 2020 में तमाम अपोजिशन पार्टीज का इजलास हुआ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कयाम अमल में आया। एहतजाजी जलसों का आगाज हो गया। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। 16 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने बाजवा की याददाश्त झंझोड़ने का फैसला किया। 19 अक्टूबर को पीडीएम ने कराची में दूसरा जलसा कर दिया। अपोजिशन मोमेंटम बना रही थी और इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। और इसी फ्रस्ट्रेशन में एक ऐसा काम हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। 20 अक्टूबर की सुबह 6 बजे कराची के रेड जोन में खामोशी छाई हुई थी। अवारी टावर में भी मुकम्मल सन्नाटा था। अभी तो ब्रेकफास्ट बूफे भी शुरू नहीं हुआ था। 6:08 पर पुलिस की 2 मोबाइल्स होटल की पार्किंग में दाखिल हुई। 6:46 पर दर्जन भर पुलिस एहलकार होटल के 15वें फ्लोर पर एक मखसूस कमरे के बाहर पहुंच गए। मगर इन वर्दी वालों के साथ एक सादा लिबास एहलकार भी था जिसने काले रंग के कपड़े और सफेद रंग के जॉगर्स पहने हुए थे। वो मुसलसल कॉरिडोर में टहल रहा था और फोन पर किसी से हिदायत भी ले रहा था। 6:48 पर पुलिस वाले एक कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और फिर ठीक 2 मिनट बाद 6:50 पर वो एहलकार एक शख्स को हिरासत में लेकर कमरे से बाहर आ गए। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था उसका नाम था कैप्टन सफदर और जिस कमरे का दरवाजा तोड़ा गया था वो किसी आम गेस्ट का नहीं बल्कि वही कमरा था जिसमें मरियम नवाज अपने शौहर कैप्टन सफदर के साथ स्टे कर रही थी। पौने घंटे के इस ऑपरेशन के दौरान एक सादा लिबास एहलकार मुसलसल सारी कार्रवाई की वीडियो भी बनाता रहा।
ये पाकिस्तान में सियासी इंतकाम का एक नया मुकाम था। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो पामाल होता ही रहता था, लेकिन एक बड़े होटल का बेडरूम तोड़ने का वाकया पहले कभी नहीं हुआ था। कोई और खातून होती तो शायद टूट जाती, मीडिया का सामना न कर पाती, लेकिन चंद घंटों बाद मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ना आवाज में कोई घबराहट थी, ना माथे पर कोई शिकन। वो जानती थी कि गिरफ्तारी की तो पुलिस ने है, लेकिन कार्रवाई किसी और ने है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो, हिम्मत है तो करो। मरियम का एनालिसिस बिल्कुल ठीक था। चंद घंटों बाद सिंध पुलिस के बड़े बड़े अफसरान ने छुट्टी की दरखास्तें देना शुरू कर दी। एक के बाद एक अफसर एहतजाजन छुट्टी पर जा रहा था। चंद घंटों बाद कैप्टन सफदर जमानत पर रिहा हो गए। सूरज निकलते वक्त जो ड्रामा शुरू हुआ था वो सूरज गुरूब होते हुए अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। लेकिन जब रात ढली तो मरियम का सितारा पाकिस्तान के सियासी आसमान पर पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ चमक रहा था। मुखालिफीन एक बार फिर मरियम नवाज को डराने में नाकाम हो चुके थे। वैसे तो उस जमाने में मरियम नवाज जलसों में गरज बरस रही थी, लेकिन उन दोनों में भी ऐसी अफवाहें गर्दिश करती रहती थी कि कहीं ना कहीं नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में राब्ते बरकरार हैं। अंदर ही अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है। मरियम नवाज समेत नून लीग लीडरों की कुछ हरकतें ऐसी थी जिससे शक के बादल मजीद गहरे होने लगते थे। जैसे मरियम नवाज कभी उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट को खुलकर लताड़ती, तो कभी ऐसी चुप इख्तियार कर लेती कि हफ्तों महीनों इनका ट्विटर लंबी तान कर सो जाता। तब कारकुन सोचने पर मजबूर हो जाते, दाल में कुछ तो काला है। मार्च 2021 में जब हफीज शेख सेनेट का इलेक्शन हारे तो इस अंडरस्टैंडिंग पर यकीन और भी पुख्ता होने लगा। रही सही कसर अक्टूबर में DGISI फैज हमीद के ट्रांसफर को लेकर पूरी हो गई। 174 members have recorded their votes. वफाक में इमरान खान हुकूमत फारिग हुई और सब पुराने पाकिस्तान में वापस आ गए। लेकिन पंजाब में अभी भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की दोस्ती हो गई थी, लेकिन अभी इतनी पक्की नहीं हुई थी कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बोझ उठा सके। मरियम नवाज जानती थी कि जनरल बाजवा के होते हुए इनका सियासी मुस्तकबिल तारीख ही रहेगा, लेकिन फिर बाजवा की भरपूर ख्वाहिश के बावजूद उन्हें एक्सटेंशन ना मिल सकी और नए आर्मी चीफ आ गए। और बाजवा न सिर्फ खुद गए बल्कि अपने साथ फैज को भी ले गए, जो शरीफ खानदान के लिए पिछले 6 सालों से मुसीबत बना हुआ था। अब कबूलियत का मामला तो क्लियर हो चुका था, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत आसमान को छू रही थी। और मरियम जानती थी कि नवाज शरीफ की वापसी के बगैर हालात को कंट्रोल करना नामुमकिन होगा। उन्होंने अपनी सारी तवज्जो वालिद के केसेस खत्म कराने और उन्हें वापस पाकिस्तान लाने पर मरकूज कर दी। अक्टूबर 2023 में नवाज शरीफ 6 साल की जिलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आ गए। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से, गौर से सुनो और समझो, गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। 2024 के इलेक्शन से पहले जब नवाज शरीफ वापस आए तो कुछ लोगों को गुमान हुआ, अब बाप बेटी इकट्ठे हो गए हैं, अब एक बार फिर वोट को इज्जत मिलेगी। सारी तैयारी मुकम्मल थी। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनना था और मरियम को पंजाब संभालना था। लेकिन फिर 8 फरवरी को पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा मोजज़ा हो गया। बैंगन शेर पर भारी पड़ गया। शरीफ खानदान की सियासत का जनाजा निकल गया। बड़े बड़े नून लीग की बुत जमीन बोस हो गए। नताइज इतने यकतरफा थे कि बहुत से नजरियाती नून लीगियों का ख्याल था कि ये हो ही नहीं सकता कि नवाज शरीफ और मरियम हुकूमत बनाने का ख्याल भी जहन में लाए, लेकिन वो सब गलत साबित हो गए। 24 फरवरी को मरियम नवाज ने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और बड़े सूबे की पहली खातून वजीर आला की हैसियत से हलफ उठा लिया। और फिर इस पोजीशन पर मरियम नवाज ने जिस दीवानगी से, जिस जुनून के साथ काम करना शुरू किया, इसकी मिसाल किसी और सूबे में नहीं मिलती।
कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई कमी है, कोई खला है जिसे वो पुर करना चाह रही हैं। कुछ लोगों को तो लगता है कि जो अवाम इनसे 8 फरवरी को रूठ गई थी वो उसे मनाना चाह रही हैं, किसी और का नाम भुलाना चाह रही हैं। ये लोगों के बच्चों को मरवाना चाहता है अपनी कुर्सी की हिफ्ज के खातिर, अपनी हुकूमत की खातिर, जिसको जब से इससे हुकूमत गई है ये पागल हो गया है, हिल गया है। इसलिए तो इश्तिहारात से लेकर चीनी के पैकेट्स तक हर जगह मरियम नवाज की तस्वीर नजर आ रही है। एक मुनज़्ज़म कोशिश के जरिए उन्हें एक और पॉपुलर लीडर के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन शायद अभी मरियम को खुद भी अपनी खोई हुई पॉपुलैरिटी वापस आने का यकीन नहीं, इसलिए पंजाब में इनके तमाम सियासी मुखालिफिन आज तक जेल में हैं और अगर कोई बाहर आ जाए तो उसके लिए शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फूड स्ट्रीट में लाइट्स बंद कर दी गई, पूरा मार्केट बंद कर दिया गया। कल जहाँ जहाँ पर हम जा रहे थे वहाँ तमाम जगहों पर लाइट्स बंद कर दी गई, वहाँ दुकानें बंद कर दी गई, वहाँ लोगों को मारा पीटा गया। तो आज इन्होंने यहाँ की भी तमाम लाइट्सें बंद कर दी हैं और बाहर जो है किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। अरे इंसान तो छोड़े, गानों और पतंगों पर भी पाबंदी है। ऐसी पतंगों पर पाबंदी है जिनमें सियासी जमातों के झंडे हो या फिर कुछ दिन पहले एक लिस्ट भी जारी की गई थी सॉन्ग्स की, वो सॉन्ग्स भी आप बसंत में नहीं प्ले कर सकते हैं। तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी बड़े सियासतदान की औलाद भी बड़ी सियासतदान बनी हो। मौरूसियत का बोझ बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता है। लेकिन 2018 और 19 में कुछ अरसे के लिए ऐसा लगा था कि मरियम नवाज इस बोझ से आजाद हो चुकी हैं। वो अपनी जात में खुद एक लीडर बन गई हैं, एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी और वोट की इज्जत बहाल करवाएगी। उम्मीद इसलिए भी ज्यादा थी कि मरियम अभी नौजवान थी, इनके पास वक्त था, पर्सनैलिटी थी और सबसे बढ़कर मकबूलियत भी थी। लोग बहुत कुछ भूल गए थे, जद्दा जाने को भूल गए थे, कैलबरी फॉर्न और लंदन की जायदादें भी भूल चुके थे। लेकिन ना जाने क्यों मरियम को वही रास्ता याद आ गया जो इनका देखा हुआ था। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत से ऐसे सीन्स हैं जिनका अपना अपना अलग फैन बेस है। लेकिन दूसरे सीन की पहली एपिसोड में एक सीन है जहां मलका सेर्सी की मुलाकात दरबार के एक वजीर पीटर बैलिश से होती है। बैलिश बहुत ही गाहक आदमी था। वो बहुत नाप तोलकर इशारों में बात कर रहा था, लेकिन लफ्जों में ऐसी काट थी कि इसका एक एक जुमला सरसी के दिल पर चरोके लगा रहा था। महलाती साजिशों से लेकर ख्वाबगाहों में होने वाली मुलाकातों तक वो बहुत कुछ जानता था। वो सरसी को एहसास दिला रहा था कि वो है तो छोटा सा वजीर, लेकिन वो जब चाहे मलका को भी निशाना बना सकता है। और फिर इसने एक ऐसा जुमला कहा जिसने मलका के जिस्म पर झुरझुरी तारी कर दी। उसने कहा, मलका आलिया, नॉलेज इज पावर। कुछ देर के लिए मलका पर एकदम सख्ता तारी हो गया, लेकिन फिर वो अचानक जोर से चिल्लाई, गार्ड्स! इसकी आवाज सुनते ही चारों तरफ से दर्जन भर मुहाफिज छट से वहां पहुंच गए। वजीर को पकड़ो और इसकी गर्दन उड़ा दो, मलका ने अगला हुक्म दिया। अगले ही लम्हे दर्जनों तलवारें नियाम से निकलकर वजीर की गर्दन तक पहुंच गईं। वजीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो मुकम्मल तौर पर बेबस था। वो जिस बाजी को पलटने की धमकी दे रहा था, सिरसी ने वो खेल ही खत्म कर दिया था। और फिर मलका बड़ी ही पुरसकून और यख ठंडी आवाज में बोली, एक बात याद रखना, पावर इज पावर। शायद मरियम नवाज भी समझ गई हैं कि पाकिस्तान में असल ताकत किसके पास है, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि मरियम की रगों में गामा पहलवान का खून भी दौड़ रहा है। न जाने कब जोश मार दे।